दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कंपनी ने अपने एनुअल जनरल मीटिंग की डेट का ऐलान कर दिया, साथ में अपनी एनुअल रिपोर्ट भी पेश की है। इस रिपोर्ट के अंदर कितने लैंडर्स है जिनका कर्ज चुकाना है कंपनी को, और साथ में बिजनेस क्या क्या है कंपनी का उसकी जानकारी दी है। साथ में एनुअल जनरल मीटिंग के दौरान क्या क्या रेजोल्यूशन को प्रस्ताव को पास करना है उसके लिए भी यहाँ पे एक्सचेंज को नोटिस के माध्यम से सारी जानकारी दी है। इस समय जेपी पावर के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसकी जो मुख्य कंपनी है जेपी एसोसिएट, जिसकी सब्सिडीज कंपनी जेपी पावर है, वो डूब चुकी है। और अब देख सकते उसके ऊपर बैंक करप्सी के तहत कार्रवाई हो रही है। अलग अलग बैंकों का भारी भरकम कर्ज है, करीब 52,000 करोड़ का कर्ज है जो वो चुका नहीं पाए। और अब यहाँ पे एनसीएलटी की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है कि उनके ऊपर आप देखें बैंक करप्सी के तहत कार्रवाई की जाए। और नतीजा ये रहा कि शेयर होल्डर को प्रॉब्लम हो गई है, शेयरों में ट्रेडिंग सस्पेंड हो चुकी है, अब वो अपने शेयर नहीं बेच सकते। तो कुल मिला के इसका असर यहाँ पे जेपी पावर में भी देखने को मिला है। लेकिन क्या वाकई में चिंता करने की बात है या फिर जेपी पावर में उसका डायरेक्ट कोई इफेक्ट नहीं होगा? और उसमें तो ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में सारा क्लियर किया है। तो यहाँ पे इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए वो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात करें तो क्लोजिंग 17.56 पर जहाँ पे 2.01% की गिरावट देखने को मिली। तो ये देख सकते कि शुरुआत ही निगेटिव हुई थी, उसके बाद में दबाव का माहौल बना और उसकी वजह से जो गिरावट के साथ में क्लोजिंग है, बड़ी गिरावट तो नहीं हुई लेकिन गिरावट का माहौल बना हुआ है। अब आप इसकी परफॉर्मेंस देखें तो आपको समझ आएगा कि स्टॉक फिलहाल सीमित दायरे में ही है। 22 जुलाई को भी स्टॉक 17.81 के आसपास था और 9 अगस्त को भी ये उसी लेवल के आसपास था, 17.83 का इसने हाई बनाया। तो उस हिसाब से बीच में तेज़ी जरूर आई थी। स्टॉक 29 जुलाई को 20.64 को क्रॉस कर, यानी 20 को इसने पार किया था। फिर स्टॉक के अंदर वापस दबाव का माहौल बना और जो 20 रुपये के आसपास स्टॉक था वो वापस 18 रुपये के आसपास आया। तो फिलहाल आप देख सकते हो कि 17 से 20 की रेंज बनी हुई है और अभी फ़िलहाल इसके लिए जो ट्रिगर होगा वो इसका रिजल्ट होगा, उसके बाद में यहाँ पे तेज़ी की संभावना बन सकती है। वैसे ये स्टॉक पिछले 5 सालों में ऑलरेडी मल्टीबैगर साबित हुआ है। 962% का इसने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है क्योंकि 50 पैसे का आसपास स्टॉक है ये कोविड काल में। 3 ईयर की बात करें इसने 265% का शानदार रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में भी इसने 140% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। इसने जिसने भी साल भर पहले निवेश किया उसमें काफ़ी बेहतर रिटर्न तो मिला है। लेकिन पिछले 3 महीने में देखें तो यहाँ पे 1.79% की गिरावट हुई है, यानी जिसका निवेश 3 महीने के अंदर है उसको लॉस हो रहा है। और पिछले 1 महीने में 9% की भारी गिरावट हो चुकी है। वनडे के हिसाब से 2% की गिरावट है, यानी जिसका भी निवेश 2-3 महीनों के अंदर है उसको फायदा नहीं हो रहा बल्कि नुकसान हो रहा है। वैसे इस स्टॉक के अंदर वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है। पिछले 1 महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, सामने 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई। और गुरुवार को 7 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। तो फ्राइडे को 8 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, सामने 4 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। यानी पिछले 1 महीने से अगर आप देखें तो लगातार वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी लोगों का रुझान स्टॉक को लेकर तो कुछ पॉजिटिव हुआ है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जेपी पावर ने जो नोटिस के माध्यम से जो अपनी जानकारी दी एक्सचेंज को, कंपनी ने अपने एनुअल जनरल मीटिंग के लिए डेट का ऐलान कर दिया। 29वीं एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो देख सकते हो कि मंडे 2 सितंबर 2024 को 11 बजे होने जा रही है। और इसके अंदर देखें तो कुछ नए प्रस्ताव है जिसको पास किया जा सकता है, कंपनी को लेकर कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो एजीएम होने की वजह से अगर आप देखें तो शेयर ट्रांसफ़र बुक है उसको क्लोज किया जाएगा और ये देख लो कि 27 अगस्त 2024 को क्लोज हो जाएगी और फिर 2 सितंबर 2024 को ही खुलेगी। तब तक के लिए शेयर ट्रांसफ़र बुक है क्लोज रहेगी। अब यहाँ पे कौन से प्रस्ताव पास होंगे, तो पहला जो है वो देखो कि जो Q1 का रिजल्ट है उसको पास करवाया जाएगा, शेयर होल्डर से उसकी रजामंदी ली जाएगी। और यहाँ पे देख सकते हो कि दूसरा जो रेजोल्यूशन है जिसमें श्री सुनील कुमार शर्मा जो देख सकते हो कि रिटायर हो रहे तो फिर से एलिजिबल हो रहे रीअपॉइंटमेंट के लिए, तो ये रिजोल्यूशन के माध्यम से इस प्रस्ताव को पास करके सुनील कुमार शर्मा को फिर से अपॉइंट करने के लिए प्रस्ताव की मंजूरी ली जाएगी। तीसरा यहाँ पे देख दो कि यहाँ पे सुरेंद्र जैन जो डायरेक्टर है कंपनी की, उनकी अपॉइंटमेंट होनी है। तो यहाँ पे रोटेशन के तहत फिर से रीअपॉइंटमेंट के लिए भी इस प्रस्ताव को पास किया जाएगा। इसके अलावा कॉस्ट ऑडिटर्स की जो चार्ज है उसको चुकाने के लिए भी रजामंदी शेयर होल्डर की लेनी होगी, उसके प्रस्ताव को भी पास किया जाएगा। तो इस तरह से ये सारे प्रस्ताव है जो एनुअल जनरल मीटिंग के दौरान लिए जाएंगे और शेयर होल्डर की रजामंदी ली जाएगी। अगर आप भी शेयर होल्डर है तो आपके पास वोटिंग राइट का इस्तेमाल है, आपको करना चाहिए।
और कंपनी के जो भी प्रस्ताव उसके फेवर में या उसके खिलाफ आप वो अपना मतदान कर सकते हैं। अब कंपनी के बिजनेस की बात करें तो एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर भी जो आगे की संभावना बनेगी, उसके पहले उन्होंने अपनी एनुअल रिपोर्ट पेश की जिसमें कंपनी ने अपने बिजनेस के बारे में बताया क्या क्या कंपनी बिजनेस करती है। तो यहाँ पे पहला जो बिजनेस है कंपनी का वो है थर्मल पावर जनरेशन का, सेकेंड है सैंड माइनिंग का बिजनेस है, और तीसरा कैप्टिव कोल माइनिंग बिजनेस है, चौथा इनका बिजनेस है हाइड्रो पावर जनरेशन का, और पांचवा सीमेंट ग्राइंडिंग का बिजनेस है। तो जेपी पावर फिलहाल 5 अलग अलग तरह के बिजनेस करते हैं जिसकी वजह से इनको रेवेन्यू मिलता है। अब इन्होंने अपने लैंडर्स के नाम भी जारी किए जिनको कर्ज उनका पैसा है चुकाना है। तो यहाँ पे देख दो कि इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, एडलवाइज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, इंडियन ओवरसीज बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एलआईसी, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और यूनियन बैंक। तो टोटल इनके 15 लैंडर्स हैं जिनको पैसे चुकाने हैं कंपनी को। तो रिजल्ट बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ा है Q1 के दरमियान, तो रिजल्ट ठीक रह सकता है। वैसे पिछला रिजल्ट भी काफ़ी बेहतर था, कंपनी प्रॉफिट में है और अपने कर्ज को भी लगातार कम करने की कोशिश करी है। फिलहाल सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है कि जो प्रमोटर के जो शेयर है वो बहुत ज़्यादा गिरवी है। इस समय आप देखो कि जो प्रमोटर की होल्डिंग वो 24% के आसपास जो लगातार बनी हुई है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, और 79.20% शेयर गिरवी रखे हुए, लगभग 80% शेयर गिरवी है। एक तो प्रमोटर की होल्डिंग कम है, उसमें भी 80% शेयर गिरवी है, तो ये चिंताजनक बात जरूर है। लेकिन इसमें जो देखो कि एफआई लगातार अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं। दिसंबर में 5.14% की होल्डिंग थी जो मार्च में बढ़ के 6.06% हो गई, और जून में ये 7.59% हो गई। यानी देखो कि एफआई लगातार हर क्वार्टर में इसमें निवेश अपना बढ़ा चुके हैं। डीआई ने भी अपनी होल्डिंग को लगातार बढ़ाया, 1.48% की होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में 1.54% हो गई, और जून आते ये 1.60% हुई। यानी डीआई की भी होल्डिंग लगातार हर क्वार्टर में बढ़ी है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड ने भी अपना निवेश बढ़ाया है, 0.08% की होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में 0.10% हो गई, और जून आते ये 0.17% हो गई। यानी लगभग निवेश डबल हुआ है दिसंबर के मुकाबले म्यूचुअल फंड का भी। तो एफआई, डीआई और म्यूचुअल फंड तीनों ने जम के खरीदारी की है। तो खर्च शेयर कम किसके, वो है जनरल पब्लिक के। 69.38% की होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में 68.40% हो गई, और जून में ये 66.81% हुई। तो ये जो लोग के ऐसे स्टॉक में रिटेल इन्वेस्टर को फंसाया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर के शेयर ही एफआई, डीआई और म्यूचुअल फंड ने खरीदे, और वो उसके बिजनेस की वजह से है। अगर इसकी रेटिंग की बात करें तो मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है, जो काफ़ी ठीक कह सकते हैं। इसकी ईपीएस स्ट्रेंथ भी अच्छी है क्योंकि 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। बायर डिमांड के मामले में भी देखें तो 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है, और प्राइस स्ट्रेंथ देखें तो वो भी 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। तो ये यहाँ तक रेटिंग ठीक है, लेकिन ग्रुप रैंक के मामले में 5 स्टार में मात्र 2 स्टार रेटिंग है, ये रेटिंग जरूर कम है। ओवरऑल देखें तो इसकी रेटिंग ठीक लग रही है यहाँ पे। तो जेपी पावर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कारोबार भी सब कुछ ठीक है, और कंपनी तेज़ी से अपने बिजनेस को बढ़ाई। पावर सेक्टर में आने वाले समय सरकार का भी सपोर्ट मिल रहा है, सब कुछ बढ़िया पटरी पे। लेकिन प्रॉब्लम है जेपी एसोसिएट के लिए, और इसकी सब्सिडीज कंपनी, तो लोगों को डर लगता है कि असर इधर भी आ सकता है। लेकिन क्लेरिफिकेशन दिया गया कंपनी की तरफ से कि इनका बोर्ड अलग है, इनका बिजनेस पूरा अलग है, उसका कोई संबंध नहीं है डायरेक्ट, और इस वजह से उसके डूबने से इस पर कोई असर तो नहीं पड़ेगा। अब एक बार हम इसके पिवोट लेवल को चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर गिरावट होती तो 18.82 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 17.85 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। गिरावट और बढ़ेगी तो फिर 16.94 तक जा सकता है। तो ऑलरेडी पहला सपोर्ट टूटा, आप देख ही सकते हो। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 20.70 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसके आसपास स्टॉक ऑलरेडी जाके आया इस महीने। इसको पार करते ही 21.61 तक जा सकता है, यानी तेजी बनने की संभावना बन सकती है। और तीसरा जो रेजिस्टेंस है वो 22.58 के आसपास है, यानी पॉजिटिव माहौल बन सकता है। तो उस हिसाब से अपना निर्णय ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।